आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कोरोना संकट पर पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है। तरन तारण और फगवाड़ा में महाराष्ट्र से लौटे श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले। महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्री हुजूर साहिब पंजाब के तरन तारण लौटे 6 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि फगवाड़ा में 3 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में पंजाब के स्वास्थ्य विभाग ने फैसला किया है कि महाराष्ट्र से लौटे सभी श्रद्धालुओं को क्वारंटीन किया जाएगा। नांदेड़ से लौटे हैं सभी श्रद्धालु, उनमें से कुछ एक श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जो श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा और बाकी जो श्रद्धालु लौट रहे हैं उनकी सूची से उनके नाम निकाल करके उनकी भी जांच कराई जाएगी। नांदेड़ के श्री हुजूर साहिब से लौटे थे ये श्रद्धालु, उनमें से कुछ एक श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमण की खबर के बाद प्रशासन में हड़कंप है। जितने श्रद्धालु हैं उनकी डिटेल निकालकर सबकी जांच करना चाह रहा है प्रशासन। तरन तारण में 6 और फगवाड़ा में 3, कुल 9 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि नांदेड़ से लौटे थे। तो पंजाब से इस वक्त कोरोना को लेकर यह अपडेट सामने आ रही है। यहां पर 9 श्रद्धालु जो कि नांदेड़ से लौटे थे श्री हुजूर साहिब के दर्शन करके, उन श्रद्धालुओं में से 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विशाल एंग्रिश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कितने टोटल श्रद्धालु थे जो कि नांदेड़ से लौटे हैं? देखिए प्रत्युष, अभी तक जो श्रद्धालु थे नांदेड़ से एग्जैक्ट फिगर अभी तक आई नहीं है कि कितने लौटे हैं, लेकिन वहां पर जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो 3000 से ज्यादा जो श्रद्धालु थे वहां पर लगातार ही प्रतीक्षा भी कर रहे थे और उनका आना भी शुरू हो गया और पंजाब के अलग अलग शहरों में वो पहुंचना भी शुरू हो गया। और क्योंकि पहले अभी तक सरकार के भी ये समझ से बाहर की स्थिति बनी हुई है कि जिस तरह से थर्मोमीटर के थ्रू पहले बॉर्डर के ऊपर इनको चेक किया जाता है, फिर कंसर्न्ड स्टेट जहां पर इन्होंने आना होता है तो वहां पर इनकी चेकिंग की जाती है और फिर सीधे इनको घर ले जाया जाता है। लेकिन जिस तरह से तरन तारण का मामला हुआ है तो वहां पर 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो श्रद्धालु लौटे हुए थे। इसी तरह फगवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, क्योंकि अलग अलग स्टेटों की बॉर्डर से होते हुए ये श्रद्धालु किस तरह यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके टेस्ट लगातार ही पॉजिटिव भी आ रहे हैं। अब सरकार द्वारा सारे डिप्टी कमिश्नर को एक पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि आप सीधे सीधे जहां जहां पर भी श्रद्धालु आ चुके हैं उनको क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू की जाए और उनको घरों में न रखकर जो इन 9 के साथ क्या किया गया है विशाल कि इनको क्वारंटीन सेंटर तुरंत भेज दिया गया है? इनको जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इनकी पहचान की जा रही है कि कहां कहां श्रद्धालु, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे जिलों में ये श्रद्धालु लगातार ही आ रहे हैं, क्योंकि अपना तो विशाल एंग्रिश बता रहे थे कि अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया है। थोड़ी देर में प्रशासन वो आंकड़ा भी दे देगा कि कितने श्रद्धालु नांदेड़ में श्री हजूर साहिब के दर्शन करने के बाद वापस पंजाब लौटे हैं। अभी तक जो जानकारी प्रशासन को मिली है वो तरन तारण और फगवाड़ा की जानकारी मिली है। तरन तारण में 6 और फगवाड़ा में 3, कुल मिलाकर अभी तक प्रशासन को 9 श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी मिली है जिनके टेस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद अब इनको जो प्रोसेस है क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कितने लोगों के संपर्क में आए हैं नांदेड़ से लौटते वक्त, उनकी भी पहचान की जाएगी। कोरोना को लेकर दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। नीति आयोग में काम करने वाले डायरेक्टर रैंक के अधिकारी को कोरोना हुआ है। मामला सामने आने के बाद आयोग की इमारत को सील कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा आयोग की इमारत में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और अब 2 दिनों के लिए नीति आयोग का दफ्तर पूरी तरीके से बंद रहेगा।
कोरोना का केस सामने आने के बाद आयोग की इमारत को सील किया गया है। 2 दिन के लिए नीति आयोग का दफ्तर पूरी तरीके से बंद रहेगा और जो अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं उनका भी टेस्ट किया जाएगा। मेरे साथ मनीष कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी तरीके से ट्रेस कर लिया गया कि इस अधिकारी के संपर्क में कितने लोग आए थे? ये नीति आयोग की जो बिल्डिंग है प्रत्यूष, उसके 4थी मंजिल पे ये डायरेक्टर जो है ये कार्यरत थे और जैसे ही ये पता चला उसके बाद करीब 25 से 30 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि इनके संपर्क में थे और उनको सेल्फ क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है। नीति आयोग की जो पूरी प्रीमाइसेस है, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे नीति आयोग का मुख्यालय है, रिजर्व बैंक जो दिल्ली में मुख्यालय उसके ठीक बगल में, और उसके सारे गेट को बंद कर दिया गया, किसी को अब अंदर जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही साथ जो है पूरी खाली करा दिया गया था सुबह ही और इसको पूरे सैनिटाइज किया जा रहा है बिल्डिंग को, क्योंकि आपको पता है नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय भवन है। यहाँ पे जो नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत, सरकार के उन कमेटियों सेक्रेटरीज की कमेटी को हेड कर रहे हैं जो कि लॉकडाउन से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे अर्थव्यवस्था को बूस्टअप किया जाए, उसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ पे राजीव कुमार जो कि उपाध्यक्ष नीति आयोग के, लगातार बैठकों का सिलसिला यहाँ पे जारी था कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को गति लाया जाए। क्या कोई अनुमान लग पा रहा है कि ये अधिकारी कैसे कोरोना से संक्रमित हो गए? क्योंकि इस वक्त जितना भी अधिकारी है जो कि ऑफिस जा रहे हैं, पूरा प्रिकॉशन वो बरत रहे हैं। इसका ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये कैसे कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन क्योंकि दफ्तर में जिन लोगों के संपर्क में ये आए थे उनका पता चल गया है। करीब 25 से 30 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको सेल्फ क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है, लेकिन ये कहां से कैसे इनका संक्रमित हुए ये इसका पता लगाया जा रहा है और उन तमाम लोगों को से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर पर इस समय आपको बता दो प्रत्युष की नीति आयोग को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। शुक्रिया मनीष। दिल्ली सरकार के मंत्री पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि इमरान हुसैन अपने 20 समर्थकों के साथ दिल्ली के सदर बाजार इलाके में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक एसएचओ और अंडर ट्रेनिंग आईपीएस ने रोका तो इमरान हुसैन इन लोगों से उलझ गए और नोक-झोंक करने लगे। देखिए, आप पब्लिक हो ना, पब्लिक खड़े कैसे? किसी को डंडा नहीं मार रखा। सिविल डिफेंस तुम्हारी सरकार के, हमारे नहीं है। सिविल डिफेंस वाले नहीं है भाई, सर ये पुलिस वाले ये रहा ऐसा ही साहब इनका नाम। अरे यार, ज्यादा कर आप कौन नहीं मार रहे हैं? आप कैसे बोल सकते हो? सर बताएंगे, आप कैसे बोल सकते हो? आप पब्लिक हो ना, पब्लिक खड़े कैसे हो? पब्लिक को खड़ा होने के वो नहीं है कि 6 बज गया और आप यहाँ मेला लगाएंगे। मेला नहीं लगा रहे, यहाँ पे जो हमारा काम है वो हमें करने दो। जो आपका काम है आप करिए। आज तक आपके काम में किसी ने दखलंदाजी नहीं किया, लेकिन आप दखलंदाजी कर रहे हैं। नहीं, दखलंदाजी आप कर रहे हैं। देखिए, आप नेता है, मंत्री है, दिल्ली सरकार के, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये लॉकडाउन में आप प्लान नहीं होने दे रहे, आप नहीं होने दे रहे, इतना भीड़ लगा रखे हैं, आप कहाँ होने दे रहे हैं? आप देखिए, एक तरफ देश पर कोरोना का संकट है, वहीं कुछ नेता विवादित बयान से बाज नहीं आ रहे हैं। देवरिया के बरहज विधानसभा से बीजेपी के विधायक सुरेश तिवारी ने एक बयान दिया है। सुरेश तिवारी का यह वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से सब्जी ना खरीदने की बात कह रहे हैं। सुरेश तिवारी के इस बयान पर जबरदस्त विवाद गहरा गया है। ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैं सब। विवाद बढ़ने के बाद विधायक सुरेश तिवारी की सफाई भी सामने आ गई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। क्षेत्र में गए थे, हमारे पास समस्या आई जनता का कि सर ये लोग जो सब्जी वब्जी बेच रहे हैं, मियाँ लोग वो थूक लगा दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं और वैसा बेचते हैं। तो मैंने कहा ये तो दूसरा, उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक है कि आप उन लोगों से सब्जी मत लो।
सब्जी नहीं खरीदेंगे, अपने हाथ में है, तो आप कोरोना से बचेंगे। ओवैसी हिंदुओं को इतने टार्चर, गाली देते, क्या क्या बोलते हैं, उस पर कोई विचार नहीं करता है। और एक विधायक अपने जनता को खाली बोल दिया कि उन लोगों से सब्जी मत लो, तो इस बात पर इतना बड़ा बवाला। प्रवासी मजदूरों को लेकर राजस्थान और गुजरात में राजनीति गर्मा गई है। गुजरात के बीजेपी सांसद सीआर पाटिल ने आरोप लगाया है कि राजस्थान के अधिकारी प्रवासी मजदूरों को राजस्थान में घुसने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। दरअसल सूरत में फंसे हुए राजस्थानी मजदूरों को भेजने के लिए सांसद ने इंतजाम किए थे, लेकिन आरोप है कि राजस्थान के जालौर और सिरोही के जिला कलेक्टर ने गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट एवं भावनगर के जिला कलेक्टर्स ने प्रवासियों को जालौर और सिरोही आने की परमिशन नहीं देने के लिए लेटर लिखा है। उधर से यूपी और उड़ीसा के लिए तो परमिशन मिलना शुरू कर दिया हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने रोड टैक्स भी माफ कर दिया है। मगर एक राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि राजस्थान के इतने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके लिए परमिशन नहीं दे रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं और पॉलिटिक्स खेलने की बात करते हैं। मैं तो आपके सामने यही बात रखना चाहता हूँ कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर वो परमिशन देना चाहते हैं, लोगों को वहाँ पर बुलाना चाहते हैं, तो लिखकर हमारे मुख्यमंत्री को भेज दें, टीवी पे आके बता दें कि हम परमिशन दे रहे हैं। आज ही हमारे पास एक कलेक्टर राजस्थान से एक लेटर आया हुआ है, वहाँ उसने गुजरात के कई शहरों से एक भी आदमी को हम आने नहीं देंगे, ऐसे स्पष्ट रूप से उसका आदेश उसने जारी किया हुआ है। तो एक तरफ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और राजस्थान के लोग जो अपने वतन में जाना चाहते हैं उनको वो जाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली से एक राहत वाली खबर आ रही है। राहत उन लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं। लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली है। दिल्ली सरकार ने हालात की समीक्षा के बाद कुछ रियायत दी है। किताब की दुकानें, बिजली के पंखों की दुकानें, पशु चिकित्सकों, प्लम्बर, आरओ मैकेनिक और बिजली कर्मियों को राहत दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA के आदेश में स्वास्थ्य कर्मियों, लैब टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों को आने जाने की इजाजत दे दी गई है। ये दिल्ली वालों को थोड़ी सी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने समीक्षा के बाद, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ समीक्षा के बाद ये अब कौन कौन सी एसेंशियल्स नीड है, कौन कौन सी सर्विसेज की ज़रूरी है, वो दुकानें खोलने का आदेश कर दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने जितने भी प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियंस की दुकान है, जिसमें खासकर पंखे की दुकानें हैं, प्लम्बर्स हैं जिनकी गर्मियाँ आ रही हैं, मोटर पानी की दिक्कत है, उनको सबको छूट दे दिया गया है। लैब है, पैथ लैब हैं, टेक्नीशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको आने जाने की छूट दी गई है, एक दूसरे राज्य में आने जाने की छूट दे दी गई है। वहीं खासकर जिस तरीके से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं स्कूलों से, वहाँ पर किताबों की जो दुकान है, अगर मैं आपको दिखाऊं, किताबों की दुकानें खुल गई हैं। किताबें मार्केट में बिक रही हैं कि जो स्टेशनरी का सामान है, बाकी सभी दुकानें बंद हैं। किसी और दुकान के लिए आदेश नहीं है, सिर्फ किताबों के लिए आदेश है, पंखों की दुकानों के लिए आदेश है। तो ये जो एसेंशियल्स नीड की जो जितनी भी चीज़ें हैं, उनको दिल्ली सरकार ने आदेश कर दिया है, जो आज यानी 28 तारीख से लागू हो जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस के 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को पेड लीव भेजने जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक 3 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है और कई पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह अहम फैसला लिया है कि जो बुजुर्ग पुलिस वाले हैं, जो 55 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनको पेड लीव पर भेजा जाएगा। कोरोना जैसी महामारी के दरमियान लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान देख सकते हैं कि ये पुलिस वाले लगभग 14 घंटे लगातार अपनी ड्यूटी यहाँ पर ये कर रहे हैं। और फिलहाल मुंबई पुलिस ने ये कहा है कि जो उनके जो जवान हैं जिनकी उम्र 55 साल से भी ज़्यादा है, उनको वो छुट्टी पे भेजने वाले हैं। जी हाँ, जिनकी उम्र 55 साल से भी ज़्यादा है उनको छुट्टी पे भेजा जाएगा। ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि 3 जवानों की कोरोना के चलते मौत हुई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नौजवान इन पुलिस वालों को छाछ बांट रहे हैं और ये छाछ इन पुलिस वालों को गर्मी के दौरान मदद के रूप में काम में आएगा। लगातार पुलिस वालों पर
काम का प्रेशर बढ़ रहा है। 14-14 घंटे इनकी लगातार ड्यूटी यहाँ पर चल रही है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है। आप इनको छाछ बांट रहे हैं, थाने में सभी पुलिस वालों को बांट रहे हैं आप? हम लोग ऑलमोस्ट 28 चेक पॉइंट और 7 पुलिस स्टेशन के लिए कर रहे हैं पिछले 15 दिन से। अच्छा छाछ है, चितले ग्रुप का छाछ हम लोग बांट रहे हैं। हम लोग काफ़ी लोगों को खाना भी बांट रहे थे, तो काफ़ी दिन से देख रहे थे कि ये बेचारे धूप में बैठे रहते हैं, पानी नहीं, छाछ नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोग सोचे कि इनको छाछ देके कुछ हमारी तरफ से कुछ बोलते ना प्रोग्रेसिव काम कर सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 ठाणे। चलिए महाराष्ट्र के बाद जरा बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये बढ़कर हो गई है 346। पिछले 24 घंटे में बिहार में 69 नए कोरोना मरीज सामने आए और इसी के साथ राज्य के 25 जिलों में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। राजधानी पटना में भी कई इलाकों को सील करना पड़ा है। बिहार में अचानक से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के बेली रोड पर। कल यहां पर एक नया मरीज सामने आया था, उसके बाद इस पूरे इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक पटना में कुल 39 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं और पटना जो है वह हॉट स्पॉट बन गया है। आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया है। कल एक महिला यहाँ पर जो आगे 10 घरों के बाद रहती है, उनका पहचान हुआ था कोरोना के नए मरीज के रूप में। उसके बाद प्रशासन ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ एएसआई हैं। सर ये बताइए कि जो महिला आई हैं उनका कैसे पहचान हुआ? महिला पहले निम्बस में काम करती थी एयरपोर्ट में, हवाई अड्डा एयरपोर्ट में यहाँ पटना में। तो वहाँ पर एक पहले से पॉजिटिव निकली, उसके बाद जाकर उसी के संपर्क में आने से ये नीतू कुमारी के नाम से पॉजिटिव अभी गुरुद्वारा में है, क्वारंटाइन में है। आसपास के सभी इलाकों जो लोग रह रहे हैं उनका सैंपल लिया गया होगा? आसपास का सैंपल लिया जा रहा है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से आ रहे हैं जांच उच करने के लिए। ऐसे इलाका ये सीज कर दिया गया है, ठीक ना। यह काफ़ी वीआईपी इलाका है, कारण कि पीछे मुख्यमंत्री आवास है, राजभवन है। हाँ, काफ़ी वीआईपी इलाका है, फिर भी यहाँ प्रशासन के द्वारा यहाँ बहुत मुस्तैदी से काम किया गया है। सब अलर्ट है यहाँ पर, सबके यहाँ मेडिकल जाँच करवाया जा रहा है। जैसा आगे प्रक्रिया होगा बढ़िया पदाधिकारी इसका जांच देंगे। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लालू यादव के डॉक्टर ने खुद को क्वारंटीन की इजाजत मांगी है। बताया जा रहा है कि इस डॉक्टर के वार्ड का एक मरीज कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद उन्होंने भी खुद को क्वारंटीन की इजाजत मांगी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर अब कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र हैं। वीरेंद्र जी ये बताइए कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जो इलाज कर रहे थे डॉक्टर, उनके वार्ड में एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, तो क्या डर बढ़ गया है आप लोगों का? नहीं, काफ़ी भयभीत हम लोग हो गए हैं। और दूसरी बात है कि हम बहुत दिनों से कोर्ट से भी आग्रह किया है और राज्य सरकार से भी आग्रह किया है कि उनको जो परिस्थिति है उस अनुसार उनको पैरोल पर छोड़ना चाहिए। अब पता नहीं किस जिद में उनको वहाँ रखे हुए हैं। ये बहुत भयावह स्थिति हो गई है कि उनके जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर उमेश प्रसाद जी, उनके वार्ड में एक पॉजिटिव मरीज मिला है और 22 लोगों को सैंपल गया है जांच कराने के लिए। उसमें डॉक्टर का भी सैंपल शामिल? डॉक्टर का भी सैंपल शामिल है। हो सकता है कहीं भयावह स्थिति नहीं हो जाए, इसलिए समय रहते आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पेरोल पर छोड़ने की हम पुरजोर मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, निर्देश है, उसका पालन राज्य सरकार और वहाँ के हाई कोर्ट को करना चाहिए। बिहार के जो आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता हैं काफ़ी चिंतित है। उनका मांग है कि लालू प्रसाद यादव को जल्द से जल्द पेरोल दिया जाए। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक रईसजादे ने लॉकडाउन को धत्ता बताते हुए सूनी सड़कों पर अपनी महंगी कार दौड़ाई। उसने इस दौरान अपनी कार की राइड को फेसबुक से लाइव भी किया। पूरा मामला ये रविवार की रात का है। अभिषेक सोनी नाम है इस युवक का। ढाबे पर खाना लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन वापसी में युवक ने सड़कों पर अपनी महंगी BMW कार दौड़ाते हुए फेसबुक लाइव किया, जो कि लॉकडाउन का खुला उल्लंघन था। युवक की हरकत की खबर पुलिस को भी लग गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके फेसबुक आईडी से ही खुद की गिरफ्तारी का पोस्ट भी पुलिस ने करवाया।
यूपी के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। आपको बता दें कि बुलंदशहर में 2 साधुओं की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि चिमटा उठा ले जाने की शिकायत करने पर एक नशेड़ी ने मंदिर परिसर में सो रहे दोनों साधुओं की हत्या कर दी। साधुओं की हत्या से नाराज लोगों ने वहां पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को शांत करवाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। और अब इस मामले में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, रिपोर्ट मांगी है पूरे मामले की और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आरोपी अरेस्टेड है। अभी हम लोग अनूपसर थाने में बैठे हुए हैं। आरोपी से पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई पर्सनल रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, तो उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा है। चिमटे की बात आ रही है, लेकिन अभी आरोपी का इंटरव्यू लिया गया, अभी भी पूरी तरह नशे में धुत था। हमने उनसे ये भी पूछा कि लोग बता रहे हैं कि तलवार से हत्या हुई है, तो उन्होंने यही बताया कि आप देख लो, अगर तलवार से होती तो कहीं कटे का निशान होता। तो पूछवाया भी गया, कहीं कटे का ऐसा निशान नहीं बताया जा रहा है। उसने बताया कि बाबा का डंडा वहीं पड़ा था, लाठी, उसी से सिर पे मार के उसने हत्या की। बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। लिखा है, अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही उत्तर प्रदेश में 100 लोगों की हत्या हो गई। 3 दिन पहले एटा में पचौरी परिवार के 5 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे जघन्य अपराधों की गहराई से जांच होनी चाहिए और इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जांच करके पूरा सच प्रदेश के समक्ष लाना चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।